वेलकम टू पीसीबी ट्रैक क्लासेस। और ये 11th और बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास है, सब्जेक्ट केमिस्ट्री। और आज का चैप्टर है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले जानना है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किसे कहते हैं। ग्रुपिंग ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज ऑफ द प्रॉपर्टीज। That means substances with similar properties are taken in one group। तो वस्तुओं या पदार्थों का उनके गुणों की समानता या असमानता के आधार पर समूहन करना, अलग अलग समूहों में रखना वर्गीकरण कहलाता है। यहाँ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एक जैसे गुण वाले पदार्थ एक समूह में रखे जाते हैं। अब अगला प्रश्न आता है, वाई वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। हमें तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई। इसका उत्तर है, एज द नंबर ऑफ डिस्कवर्ड एलिमेंट्स इंक्रीजेस इट बिकेम मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स इंडिविजुअली। यानी कि कालांतर में या इतिहास में जब विज्ञान तरक्की करने लगा तो खोजे गए तत्वों की संख्या बढ़ने लगी, और जैसे जैसे खोजे गए तत्वों की संख्या में वृद्धि होती गई, यह कठिन होता गया कि हम एक एक तत्व के गुण और उनके यौगिकों के बारे में पृथक पृथक रूप से पढ़ें। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स और ग्रुप एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टी। और इसलिए ये आवश्यक हो गया कि हम तत्वों को उनके गुणों की समानता के आधार पर समूहों में वर्गीकृत करें। अब इसके आगे देयर वाज फ्यू अटेम्प्ट्स मेड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ऐसे कई कोशिशें की गई जिनमें हमने तत्वों को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत करने की कोशिश की। कुछ कोशिशें आपके सामने हैं, जिसमें पहला है डॉबरिनर्स ट्रायड लॉ। डॉबरिनर्स ट्रायड लॉ के अनुसार ही ऑब्जर्व्ड दैट सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स शो सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज। He also noticed that the atomic weight of the central atom of any triad is equal to the half of the sum of atomic weight of other 2 elements on sides। तो डॉबरिनर ने अपने बहुत सारे अध्ययन में ये पाया कि कुछ 3 तत्वों के कई ऐसे समूह हैं जो आपस में गुणों में समानता दर्शाते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि जिन 3 तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है, उसमें बीच वाले तत्व का परमाणु भार किनारे वाले तत्वों के परमाणु भार के योग के आधा होता है, यानी उनका औसत होता है। फिर प्राउस्ट का नया रूल आया। प्राउस्ट ने ये अपने नियम में कहा कि अकॉर्डिंग टू हिम ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। उन्होंने कहा कि सभी तत्व हाइड्रोजन से बने होते हैं, किंतु इसमें भी दिक्कत थी। अगर सभी तत्व हाइड्रोजन से बने हैं, इसका मतलब ये है कि सभी तत्वों का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के सरल गुणक यानी सिंपल मल्टीपल के बराबर होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। तो ये नियम भी रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट है न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड का अष्टक नियम। ही अरेंज्ड एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट एंड ही ऑब्जर्व्ड दैट एवरी 8th एलिमेंट शो सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट एलिमेंट। तो न्यूलैंड ने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और यह देखा कि प्रत्येक 8वां तत्व गुणों में पहले तत्व के समान समानता दर्शाता है। जिस प्रकार संगीत में 7 स्वरों के बाद आने वाला 8वां स्वर पहले स्वर के समान होता है, इन्होंने कहा कि जब हम तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित करते हैं तो आने वाला प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के समान गुण प्रदर्शित करता है। यही था ऑक्टेव रूल। द ऑक्टेव लॉ holds good only for element up to calcium.
After discovery of noble gas, it became 9th element in place of 8th element. तो ऑक्टेव नियम या अष्टक रूल की जो वैधता थी वो कैल्शियम यानी परमाणु क्रमांक 20 तक ही थी। इसके बाद ये नियम अपने आप भंग हो जाता है और बाद में उत्कृष्ट गैसों की खोज के पश्चात 8 के स्थान पर 9वां तत्व हो गया, तो ये नियम भी भंग हो गया। लोथर मेयर का कर्व। लोथर मेयर ने एक ग्राफ प्लॉट किया परमाणु द्रव्यमान और परमाणु आयतन के मध्य, और उन्होंने कहा कि द वॉल्यूम ऑफ एनी एटम इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक वेट। उन्होंने कहा कि किसी भी तत्व का आयतन उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होता है। His classification was quite good, but in the same year a more easier and better classification was proposed by Mendeleev। तो इनके साथ दिक्कत ये हुई कि इनका क्लासिफिकेशन काफ़ी अच्छा था, किंतु उसी वर्ष मेंडलीव ने एक ज़्यादा आसान और बेहतर वर्गीकरण प्रस्तुत किया, इसलिए लोथर मेयर के वक्र को उतना संज्ञान में नहीं लिया गया। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या बात है? पहली बात तो he arranged element in a table in order of increasing atomic weight from left to right। उन्होंने एक टेबल बनाया और उस टेबल में तत्वों को बाएं से दाएं उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया। दूसरा, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ जो है वो ये कहता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी कि किसी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब क्या होता है? आवर्ती फलन का मतलब होता है जो भी उनमें परिवर्तन हो रहा है वो उनके परमाणु द्रव्यमानों के कारण हो रहा है। इन पीरियोडिक टेबल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स एंड कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप। ये बात ध्यान रखने की है कि लेफ्ट टू राइट जो रोज रखी हुई हैं उनको हम पीरियड्स कहते हैं, और ऊपर से नीचे जो कॉलम्स बने होते हैं उनको हम ग्रुप या समूह के नाम से जानते हैं। आगे ग्रुप में क्या खास बात थी? कुछ पॉइंट्स इनके ग्रुप के भी है। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इट कंटेन्स 8 ग्रुप्स, बट आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस one more group is added at the end of table। इनके पीरियोडिक टेबल में कुल 8 समूह थे, लेकिन उत्कृष्ट गैसों की खोज के बाद में इनमें 9वां ग्रुप अंत में जोड़ा गया। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि 1 से 7 1 to 7 ग्रुप्स आर सब डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स ईच। 1 से 7 तक के समूहों को प्रत्येक को 2 सब ग्रुप में बांटा गया, ए और बी। तो इसीलिए हम आज भी कई समूहों को 1A 1B 2A 2B इस तरीके से भी पढ़ते हैं। तीसरा, 8th ग्रुप कंटेन ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। 8वें समूह में 3 तत्वों के समूह रखे गए। पीरियड्स या आवर्त के बारे में बात करें तो इट हैज 7 पीरियड्स। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 पीरियड्स या आवर्त थे। फर्स्ट पीरियड कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स, सो इट इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड। प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व रखे गए, हाइड्रोजन और हीलियम, इसलिए इसे अति सूक्ष्म आवर्त कहा गया। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड कंटेन्स 8 एलिमेंट्स, सो दे आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड्स। द्वितीय और तृतीय आवर्त में 8 तत्व रखे गए, इन्हें लघु पीरियड कहा गया, लघु आवर्त। फोर्थ और फिफ्थ में 18 एलिमेंट रखे गए, इनको लॉन्ग पीरियड या दीर्घावर्त कहा गया। छठवें पीरियड में 32 एलिमेंट रखे गए, इसको अति दीर्घ आवर्त या वेरी लॉन्ग पीरियड कहा गया। सेवेंथ आवर्त इनकम्प्लीट था, 7वां जो पीरियड था या आवर्त था वो अपूर्ण था। अब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के एप्लीकेशन यूटिलिटीज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल।
यानी कि हमको ये जानना है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के लाभ क्या क्या थे। मूल रूप से 4 लाभ। पहला, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स बिकेम ईजियर। Before Mendeleev's table, elements are studied individually, which was very difficult. But in Mendeleev's table, if we study the property of one group, we can know the properties of all the elements of that group. तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला जो महत्व था वो ये था कि इसने तत्वों के अध्ययन को आसान बना दिया। कैसे? मेंडलीव की आवर्त सारणी के पहले तत्वों का अध्ययन व्यक्तिगत रूप से या पृथक पृथक किया जाता था, तो जो बहुत कठिन था। जितने तत्व उतने अध्ययन। जबकि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में उन्होंने तत्वों को इस तरीके से वर्गीकृत किया, इस तरीके से रखा कि अगर हम एक समूह के गुणों का अध्ययन कर लें तो उस समूह में पाए जाने वाले सभी तत्वों के गुणों का अध्ययन हो जाता है। तो ये काफ़ी आसान हुआ। दूसरा, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स, यानी कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल ने नए तत्वों की खोज में भी वैज्ञानिकों की मदद की। कैसे? मेंडलीव had left some vacant places in his periodic table which motivated the scientists to discover the element of that place. Gallium and germanium are discovered with the help of Mendeleev's periodic table. They were given the name Eka aluminium and Eka silicon. तो मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिए थे, जो ये प्रदर्शित करता था कि इस स्थान पे कोई तत्व है तो सही, पर उस समय तक उसकी खोज नहीं हुई। इससे वैज्ञानिकों को उस जगह के तत्व को खोजने की प्रेरणा मिली तथा उनके गुणों के बारे में उनको पहले से ही पूर्वानुमान हो गया था। तो यहाँ गैलियम और जर्मेनियम ये 2 तत्व ऐसे हैं जिनकी खोज मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के हेल्प या मदद से हुई। चूँकि गैलियम एल्यूमिनियम के बाद और जर्मेनियम सिलिकॉन के बाद आता है, इसलिए इन्हें एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन क्रमशः नाम दिया गया। इन डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने में भी इन्होंने मदद की। Valency of an element can be determined by the periodic table and atomic mass can be calculated by following formula. क्योंकि एटॉमिक मास का जो सूत्र है वो है इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी, यानी तुल्यांक भार गुणा वैलेंसी। तो मेंडलीव ने ये कहा कि किसी तत्व की वैलेंसी या संयोजकता हम उस तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति को देखकर जान सकते हैं। तो इससे परमाणु द्रव्यमान निकालने में काफ़ी मदद मिली। अगला है करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस, यानी कि संदेहास्पद परमाणु द्रव्यमानों में संशोधन भी इसके आधार पर किया गया। पहले अर्लियर इट वाज थॉट दैट बेरिलियम हैज वैलेंसी 3, इट्स इक्विवेलेंट मास इज 4.5, hence its atomic mass should be 13.5. But by Mendeleev's periodic table, it was found that the valency of beryllium is 2, therefore its mass is found to be 9. पहले ये माना गया था कि बेरिलियम जो है इसका संयोजकता 3 होती है। तो जब हम संयोजकता 3 लें और इसका तुल्यांक भार 4.5 तो गुणा करने पे मिलता है 13.5, जो कार्बन 12 से ज़्यादा लेकिन नाइट्रोजन 14 से कम होता है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कोई स्थान नहीं है, इसलिए हमेशा ये संदेह बना रहता था कि ये द्रव्यमान सही नहीं है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से ये ज्ञात हुआ कि बेरिलियम की संयोजकता 2 है, और जब हमने संयोजकता 2 ली तो द्रव्यमान 4.5 में गुणा करने पे हमको मिला 9, जो ये बताता है कि बेरिलियम जो है वो लिथियम और बोरॉन के बीच पाया जाएगा। तो इस तरीके से संशोधन हुआ। फिर अगला टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या क्या कमियां थी? यूँ तो बहुत सारी कमियां थी, कुछ महत्वपूर्ण कमियों के बारे में हम जिक्र करेंगे। पहला, मेंडलीव प्लेस्ड हैवियर एलिमेंट बिफोर लाइटर एलिमेंट्स इन सम प्लेसेस विच इज अगेंस्ट हिज पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ स्थानों पर भारी तत्वों को पहले और हल्के तत्वों को बाद में रख दिया, जो उनके ही आवर्ती नियम के खिलाफ है। जैसे
आर्गन 40 इज प्लेस बिफोर पोटेशियम 39। आर्गन 40 को उन्होंने पोटेशियम 39 के पहले रख दिया। नियमानुसार आर्गन को बाद में रखा जाना था, पर उन्होंने पहले रख दिया, उसका कोई कारण भी नहीं दिया। दूसरा, ही प्लेस्ड एलिमेंट ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन वन ग्रुप। उन्होंने एकदम से असामान्य गुण वाले तत्वों को भी कई जगह एक ही समूह में रख दिया। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ग्रुप 1A with very non-reactive elements like copper, silver, gold in group 1B। एक ही समूह के 1A में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे अति क्रियाशील तत्व और 1B में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जैसे बहुत अक्रियाशील तत्वों को रखने का कोई कारण उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। नेक्स्ट, he placed some element of similar properties in different places। जैसे ऑरियम यानी गोल्ड और प्लेटिनम आर प्लेस्ड इन डिफरेंट प्लेसेस। आवर्त सारणी या वर्गीकरण का हमारा जो सिद्धांत है वो ये है कि एक जैसे गुण वाले तत्व एक समूह में आने चाहिए, पर मेंडलीफ ने कुछ जगहों पर एक जैसे गुणों वाले तत्वों को अलग अलग रखा और उसका कोई कारण भी नहीं दिया। जैसे गोल्ड और प्लेटिनम, इनके गुण बहुत हद तक एक जैसे हैं, फिर भी इन्हें अलग अलग जगहों पर रखा गया है। प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट करेक्ट। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया गया। नेक्स्ट, ही डिड नॉट गिव सेपरेट प्लेसेस टू द आइसोटोप्स ऑल्दो दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखी, तो ऐसे में समस्थानिकों को जिनका कि परमाणु द्रव्यमान अलग होता है उन्हें अलग स्थान दिया जाना चाहिए था, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। He divided group 1 to 7 into 2 subgroups, but 8th group is not divided into subgroup. He can't explain it. उन्होंने अपने आवर्त सारणी में समूह 1 से 7 तक को तो 2-2 सब ग्रुप में बांट दिया, किंतु 8वें को नहीं बांटा और इसका उन्होंने कोई कारण भी स्पष्ट नहीं किया। अब हम आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या इसी को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी या आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। ये आवर्त सारणी हेनरी मोजले ने 1931 में दी। अकॉर्डिंग टू हिम, एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एटम देन एटॉमिक मास। उन्होंने बताया कि परमाणु क्रमांक किसी परमाणु का ज्यादा महत्वपूर्ण या आधारभूत गुण है उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में। सो ही प्लेस्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। इसलिए उन्होंने तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में नहीं रखा। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। इस मॉडर्न या आधुनिक आवर्ती नियम के अनुसार किसी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उस तत्व के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ भी रो को पीरियड नाम दिया गया जो 7 की संख्या में थे, कॉलम्स को समूह कहा गया जो 18 की संख्या में थे। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड बिलो द पीरियोडिक टेबल इन 2 हॉरिजॉन्टल रोज। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक तत्वों को अलग से कोई स्थान नहीं दिया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक तत्व को मूल आवर्त सारणी के नीचे 2 क्षैतिज रोज में अरेंज किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। सुपीरियरिटी ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ओवर मेंडलीफ्स पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीफ की आवर्त सारणी से बेहतर है। ऐसा क्यों है? इसके कुछ कारण हैं। पहला, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर विच इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है, जो कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में किसी तत्व की ज्यादा मूलभूत गुण होता है। नेक्स्ट, ऑल द एलिमेंट्स आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर तत्वों को किसी समानता असमानता के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, रखा गया है।
ये जो कि ज़्यादा वैज्ञानिक है। All subgroups of Mendeleev periodic table are separated as individual groups scientifically. मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के सभी सब ग्रुप्स को यानी उप समूहों को अलग कर दिया गया और यहाँ केवल ग्रुप्स हैं, कोई सब ग्रुप नहीं है। वैज्ञानिक तरीके से किया गया इसे। इट इज़ ईजी टू रिमेंबर। परमाणु क्रमांक पूर्णांक होते हैं, इसलिए इनको याद रखना आसान है। चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड एंड अंडरस्टूड बाय दिस। आवर्ती गुणों में या तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों को इस आवर्त सारणी द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। पीरियोडिसिटी क्या है? तो when elements are placed in increasing order of their atomic number after a definite interval, the properties of next element show similarity with the first element, or the repetition of properties after a definite interval is called periodicity. तो जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, तो एक निश्चित अंतराल के बाद आने वाला अगला तत्व पहले तत्व के समान गुण प्रदर्शित करता है। इसे आवर्तिता कहते हैं, यानी कि एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुणों में पुनरावृत्ति का होना आवर्तिता कहलाता है। अगला पॉइंट है नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। परमाणु क्रमांक 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के नाम कैसे रखे जाए? तो इसके पहले तक जो नाम दिए गए उसमें कोई वैज्ञानिक पद्धति इस्तेमाल नहीं की गई। खोजकर्ता के नाम पर, स्थान विशेष के नाम पर, गुण विशेष के नाम पर नाम दे दिए गए। लेकिन इसके बाद इनको सही तरीके से व्यवस्थित करने के लिए कुछ नियम दिए गए, जैसे 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑप, 9 के लिए एन। अब जैसे 100 नाम आप देना है तो सबसे पहले 1 है तो आप अन लिखेंगे, 00 तो 2 बार नील, फिर नील और उसमें IUM, तो ये हो जाएगा अन नील नीलियम। 101 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 1 के लिए फिर से अन, फिर इयम, तो अन नील यूनियम, अन नील बाइयम, इस तरीके से नाम दिए जाने चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आधुनिक आवर्त सारणी में हम तत्वों को समूहित कर सकते हैं अलग अलग ब्लॉक्स में। तो किसी भी ब्लॉक में किसी तत्व को किस बेस पे रखा जाए, ये ध्यान रखिए कि तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करेगा वो तत्व उस उपकोष के ब्लॉक का हो जाएगा। जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट में उपस्थित सभी तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट फाउंड इन ग्रुप 1 एंड 2, यानी कि समूह 1 और 2 के तत्व को हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट को एल्कली मेटल, ग्रुप 2 के एलिमेंट को एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो है NS1 और 2, 1 फॉर ग्रुप 1 और 2 फॉर ग्रुप 2। पी ब्लॉक एलिमेंट, ये एलिमेंट फाउंड इन ग्रुप फ्रॉम 13 टू 18 यानी कि समूह 13 से 18 तक पाए जाने वाले तत्व पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 to 6 होता है, यानी कि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप लिखेंगे तो वह NS2 NP1 to 6 मिलेगा आपको 1 से 6 तक। इट कंटेन्स मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाए जाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स फाउंड इन ग्रुप फ्रॉम 3 to 12, 3 से 12 तक पाए जाने वाले तत्व डी ब्लॉक कहलाएंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS1 और 2, N-1 D1 to 10। ऑल आर मेटल्स।
इसमें पाए जाने वाले सभी तत्व धातु हैं। F ब्लॉक एलिमेंट्स, 2 सेपरेट हॉरिजॉन्टल रोज एट द बॉटम, तो मूल आवर्त सारणी के नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियों में उपस्थित तत्व F ब्लॉक तत्व हैं। इन्हें मेंडलीव ने ग्रुप 3 में रखा था। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनका, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 N-1 D 0 से 1 N-2 F 1 से 14। ऑल आर रिएक्टिव मेटल्स, सभी क्रियाशील तत्व हैं, धातु तत्व हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, उपयोगी लग रहा हो, तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी ऐड किया जा सकता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू।